हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत। आज है 19 दिसंबर, तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से हम देखते हैं आज के लिए हमारे पास कौन से वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेक्शन हमारा आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है। ये न्यूज़ रमना काली टेम्पल से रिलेटेड है। रमना काली टेम्पल जो है, ये टेम्पल ढाका दैट इज़ बांग्लादेश में ये टेम्पल लोकेटेड है। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है द रिकंस्ट्रक्टेड रमना काली टेम्पल। जब मैं रिकंस्ट्रक्टेड बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये था कि ये टेम्पल पहली बार नहीं बिल्ड हुआ है, ये पुरानी टेम्पल थी। लेकिन जब 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी तो दिस टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज किया था कि ये जो आपका टेम्पल है इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तो रमना काली टेम्पल, ये टेम्पल ढाका में लोकेटेड है। ये जो टेम्पल है दैट गेन्ड प्रोमिनेंस इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जब व्हेन द रेनॉन्ड सेंट माँ आनंदमाई बिल्ट हर आश्रम विद इन द टेम्पल प्रेमिसेस 20th सेंचुरी में। तो न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि अभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसका इनॉग्रेशन किया है, इस रिकंस्ट्रक्टेड टेम्पल का। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ जो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन पे 200 करोड़ का फाइन लगाया है। क्यों फाइन लगाया है, तो उससे पहले हमें देखना होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, जो बनी गई है द कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। तो ये जो इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म आता है इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, वो पावर्स कहाँ से आते हैं, द कंपटीशन एक्ट 2002। ये जो एक्ट बहुत नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, दिस एक्ट्स प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, या फिर अब्यूज़ करना अपने पावर को XYZ वेरियस वे से, जैसे कि आप इलीगल प्रैक्टिसेस से कंपटीशन को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो इन तरीक़ों से अगर हो तो उस चीज़ को ये रेगुलेट करता है। इसका ड्यूटी होता है टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। इसकी कंपोजिशन में ये 6 मेंबर बॉडी होता है, जो कि द चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर बॉडी मीन्स टोटल 7 इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो पर्सन की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ही शुड बी अ क्वालिफाइड जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या फिर स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स एंड फाइनेंस। तो ये इनकी क्राइटेरिया होती है। एलिजिबिलिटी एंड कंपोजिशन उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये जानना है कि CCI जो है ये किस एक्ट के द्वारा बनती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसके जो ऑफिसर्स होते हैं आपको बस ये जानना है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने अमेज़ॉन के ऊपर फाइन क्यों लगाया है, इन्होंने अब फ्रोज कर दिया जो अप्रूवल पहले इन्होंने अमेज़ॉन को दिया था, एक फ्यूचर ग्रुप नाम की कंपनी है वहाँ पे, इस ग्राउंड पे किया है क्योंकि उन्होंने अपना डिटेल्स नहीं दिया है पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट में, और स्कोप को भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। तो XYZ के रीज़न से अमेज़ॉन के ऊपर फाइन लगा है, बट हमारे लिए न्यूज़ में इंपॉर्टेंट CCI हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल को कंपैरिजन किया हुआ है यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन बिल से। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल कल भी न्यूज़ में था। कल हमने राइट टू बी फॉरगेटन एक क्लॉज जो आर्टिकल 21 के अंदर में डाला गया है, जो कि इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, इम्प्लिसिटली निकाला गया है। जैसे हम राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ों को डिराइव करते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड हमने कल एक न्यूज़ डिस्कस किया था। तो आज का जो न्यूज़ है उसमें हम EU और इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल में कुछ कंपैरिजन करेंगे। अब देखो, कंसेंट की अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन के यूज़र है, दे मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड कंसेंट अबाउट द वे देयर डेटा इज प्रोसेस्ड सो दे कैन ऑप्ट इन और आउट। हाँ, यहाँ पे इंडिया में क्या है, प्रोसेसिंग शुड बी डन इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग प्राइवेसी। हाँ, ये
थोड़ा सा आपका यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पे आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाएगा, उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं हम करेंगे ही, लेकिन ट्रांसपेरेंट मैनर में करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई भी ब्रीच है ना, तो सुपरवाइजरी अथॉरिटी तुरंत उनको इन्फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए। देन डीपीए विल डिसाइड वेदर द यूज़र नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड स्टेप्स नीड टू बी टेकन, ठीक है। इसका जो ट्रांजिशन पीरियड है, इट डिफर्स फ्रॉम 2 years ट्रांजिशन पीरियड्स टू 24 2 years ट्रांजिशन पीरियड फॉर प्रोविजन ऑफ GDPR टू बी 24 पुट इन प्लेस। यहाँ पे 24 मंथ्स ओवरऑल है, 9 मंथ्स आपका रजिस्ट्रेशन के लिए है, 6 मंथ आपका DPA स्टार्ट होने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों जगह 2 साल का टाइम है, ठीक है। डेटा फिड्यूशरी इन एनी नेचुरल और लीगल person, public authority, agency or body that determines purpose and means of data processing। और यहाँ पे additionally NGOs which have processed data to be included as fiduciary। तो ये आपको थोड़ा सा और डिफरेंस पता चला। आगे हम और एक्सप्लेन करते हैं आपको, आगे और भी कुछ कुछ क्लॉज है। तो इससे पहले ना कि अगर आपको फिड्यूशरी का मतलब नहीं समझ में आता है, देखो फिड्यूशरी तो आपका, अगर आपने इकोनॉमिक्स में एक फिड्यूशरी पढ़ा होगा, वो किसी चीज़ मतलब किसी चीज़ का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए सिक्योरिटी में, तो रेप्यूटेशन देखा जाता है इश्यूअर का। बट ये वाला जो डेफिनेशन है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लॉ वाला डेफिनेशन फिड्यूशरी का। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट को इन्वॉल्व करना, ठीक है। जब आपका कोई रिलेशनशिप बिल्ड होता है बिटवीन अ ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी, तो डेटा फिड्यूशरी ये यहाँ पे यही चीज़ बोला, इज एनी नेचुरल और लीगल पर्सन, मतलब हम ट्रस्टी की बात कर रहे हैं, पब्लिक अथॉरिटी, एजेंसी और बॉडी, ये कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे आपका NGO भी हो सकता है इंडिया में, ये यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। एनोनिमस इन्फॉर्मेशन जो हमारा EU वाला है, डू नॉट अप्लाई टू अनोनिमस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वन अनदर। और इंडिया में भी नॉन पर्सनल डेटा मस्ट कम अंडर द एम्बिट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ सच एज नॉन पर्सनल डेटा। तो देखो इंडिया में नॉन पर्सनल डेटा को भी एम्बिट में रखा गया है डेटा प्रोटेक्शन लॉ में। तो ये आपका एनोनिमस इन्फॉर्मेशन से एक है। पनिशमेंट, EU में जेल टर्म नहीं है, फाइन है यहाँ पे कुछ, लेकिन इंडिया में जेल टर्म भी है, और फाइन 2 लाख रुपीज़ अगर आइडेंटिफाई री आइडेंटिफाई ये सारा हुआ तब, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ पैरामीटर्स में हम डिफ़र कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ जीनोबॉट्स से रिलेटेड है। साइंटिस्ट ने फर्स्ट लिविंग रोबोट्स डिस्कवर किया है, बनाया है, जो रिप्रोड्यूस करेगा। जो फर्स्ट लिविंग रोबोट्स है हमारे वर्ल्ड की, इसको जीनोबॉट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको स्टेम सेल्स से बनाया गया, फ्रॉग के, अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग के स्टेम सेल से बनाया है, यही से इसका नाम आता है जीनोबॉट्स, ठीक है। बहुत छोटा होता है, लेस देन अ मिलीमीटर वाइड, और दे कैन कुड मूव, वर्क इन ग्रुप्स एंड सेल्फ हील, ठीक है। अब स्टेम सेल्स क्या होता है? स्टेम सेल्स जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स, मतलब ये किसी और सेल टाइप का भी फॉर्म ले सकते हैं, ये डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट सेल टाइप्स में भी, ठीक है। साइंटिस्ट अभी क्या मैंने आपको बताया, दे हैव डिस्कवर्ड एंटायर न्यू फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम एनी एनिमल और प्लांट टू क्रिएट फर्स्ट एवर सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग रोबोट्स, ठीक है। देखो रिसर्चर्स ने क्या यूज़ किया होगा, बट ऑब्वियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया होगा इसका ब्लूप्रिंट को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। क्लोनिंग में क्या होता है ना, when DNA from one individual is used to grow identical copies of that individual, ठीक है, these cells are harvested from different embryos and used to create organisms that don't resemble their parent species। तो अनलाइक इन क्लोनिंग, अब क्या होगा ना, क्लोनिंग में आप एकदम एग्जैक्ट उस चीज़ का कॉपी क्रिएट होता है, उसी को क्लोनिंग बोलते हैं ना, कि एकदम आइडेंटिकल कॉपी ऑफ दैट इंडिविजुअल आपका होता है। लेकिन जब आप स्टेम सेल से करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरली कि वो कॉपी। और स्टेम सेल्स का एक बहुत बेसिक फीचर मैंने आपको बताया, स्टेम सेल्स खुद डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो कर सकता है, मतलब वन स्टेम सेल कैन मेक अ हार्ट, वन स्टेम सेल कैन मेक अ किडनी,
तो ये आपका थोड़ा सा स्टेम सेल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन था। अब जीनोबॉट्स का एप्लीकेशन बहुत जगह एप्लीकेशन हो सकता है। इसको सी और लैंड में प्लास्टिक पॉल्यूशन को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेंसेस बनाने के लिए ताकि विजन रिस्टोर्ड हो, ठीक है, टू क्लीन अप प्लेग जो हार्ट में ब्लॉक करता है वो क्लीन करने के लिए यूज़ हो सकता है, कैंसर रिमूवल के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ और वेज में यूज़ हो सकता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हुआ है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा अग्नि पी मिसाइल से रिलेटेड है। इंडिया ने टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी। अग्नि पी आपका 2 स्टेज कैनिस्टर मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और ये जो अग्नि पी है ये 6th मिसाइल है, ओके, इन द सीरीज ऑफ अग्नि मिसाइल्स। और इस मिसाइल को इट कैन बी ईदर ट्रांसपोर्टेड ऑन ट्रेन और स्टोर्ड इन कैनिस्टर। तो अग्नि जो है याद रखेंगे आप बिल्कुल, ये एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, NCBM ये है। तो आप अग्नि के बारे में ये ध्यान देखेंगे। नेक्स्ट हम सेक्शन ज्योग्राफी का चलते हैं। ज्योग्राफी में कोल्ड वेव से रिलेटेड न्यूज़ है। कल दिल्ली में बहुत ठंडी थी, टेम्परेचर 6.4 डिग्री 6 डिग्री के तक डिप की थी। तो कोल्ड वेव क्या होता है ना, मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर इज इक्वल और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस एट अ वेदर स्टेशन इन द प्लेन्स में इतना 4.5 to 6.4 डिग्रीज बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर दैट पीरियड। अगर आपका ये सिचुएशन को फुलफिल कर रही है ना, तो आपको उसको कोल्ड वेव बोलते हैं, ठीक है। A cold wave may be also be recorded at a station in the plains when the minimum temperature is less than or equal to 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब बहुत जो मिनिमम टेम्परेचर चला जाता है उसको कोल्ड वेव बोलते हैं। तो ये हिली रीजन के लिए आपका डिफरेंट डिग्री से चेक किया जाता है, प्लेन्स के लिए डिफरेंट डिग्री से चेक किया जाता है। हिली रीजन के लिए आपका 0 डिग्री तक जाना होता है, ठीक है। 4.5 to 6.4 डिग्री बिलो द नॉर्मल, ये भी आपका चलता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फॉर एवरी 5 डेज बाय टेकिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दीज डेज ओवर 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं। तो आपका 10 डिग्री से कम और 0 डिग्री से कम, और रेंज 6 to 4 डिग्री 6 to 4 डिग्री ये कोल्ड वेव का क्राइटेरिया होता है। कल दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडी थी और IMD ने वार्न किया था कुछ 8 स्टेट्स को कि कोल्ड वेव इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे बिहार में बान आउल को देखा गया है। बान आउल जो है ये इंडिया की स्पीशीज़ नहीं है, रेयरली इंडिया में देखने को मिलता है। ये US, UK और यूरोप की जो नेटिव स्पीशीज़ है। बान आउल को टाइटो आल्बा भी बोलते हैं। आउल है, ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इसका IUCN स्टेटस जो है ये लीस्ट कंसर्न में आती न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसका साइट इंडिया में मिलना बहुत रेयर होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आप हमेशा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ते होंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ते होंगे, ये सारा आप बिल पढ़ते होंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स पढ़ते होंगे। लेकिन अभी क्या है कि उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करने के लिए बिल आया है, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है इन द लोकसभा टू इंश्योर दैट ओरिजिनल 1972 का जो एक्ट है ना कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट्स, कि 1972 वाले एक्ट को कंपाइल करवाने के लिए विद साइट्स, जिसको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेडेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना वे बोलते हैं। तो साइट्स ये है आपका, साइट्स आपका इंटरनेशनल ये एक एग्रीमेंट है जो कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स ये चीज़ को देखने का काम करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, ताकि इंडेंजर्ड ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे यहाँ हो ना पाए। और जो ये साइट्स है ना, इट वाज आल्सो ड्राफ्टेड आफ्टर रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, कहाँ पे, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये मैं आपको साइट्स के बारे में बता रही हूँ, 1975 में फोर्स हुई थी। ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज, ठीक है, दैट दे आर कमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग। हाउएवर इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, नेशनल लॉ को रिप्लेस नहीं करती है बट बाइंडिंग रेजोल्यूशन देती है। इंडिया सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का। साइट्स में कुछ अपेंडिक्सेस होती है जहाँ पे आपका किसी भी स्पीशीज़ का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट, इंट्रोडक्शन में बात होती है। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज़ इंक्लूड होती है जो थ्रेटेंड है विद एक्सटेंशन, ठीक है। इनकी ट्रेड आर परमिटेड
ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अपेंडिक्स 2 लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और अपेंडिक्स 3 जो होता है दे contain species that are protected in at least one country, ठीक है, which has asked other side parties for assistance in controlling। मतलब हम सबसे हायर लेवल ऑफ रेगुलेशन जो होता है वो अपेंडिक्स 1 वाले कंट्री में होता है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है कंट्री के जो जितने भी फ्लोरा फाउना बर्ड्स एनिमल्स है ना, फ्लोरा नहीं बोलेंगे, फाउना, ठीक है, तो उनको कैसे सेव किया जाए ताकि हमारा इकोलॉजिकल सिक्योरिटी हो जाए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। जैसे कि आपका साइट्स में 3 अपेंडिक्स आपने देखा, उसी तरीके से सेम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी कुछ स्केड्यूल दिया गया, और ये स्केड्यूल से वंस यूपीएससी हैव ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन। स्केड्यूल 1 जो होता है, इस शेड्यूल 1 में उन स्पीशीज़ को रखा जाता है जिनको बहुत रिगरस प्रोटेक्शन चाहिए, हार्डेस्ट पेनल्टीज लगता है उन लोगों में जो ये इस लॉ को जो इस स्पीशीज़ में ट्रेड करते हैं, जो शेड्यूल 1 में प्रोटेक्ट होता है। शेड्यूल 2 में इसमें भी हाई प्रोटेक्शन होता है, लेकिन इसमें हंट किया जा सकता है अगर वो स्पीशीज़ इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। जैसे अगर वो ह्यूमन लाइफ को आपका प्रॉब्लमैटिक कर सकता है तो किल कर सकते हैं। 3 और 4 में नॉट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा जाता है, लेकिन इसको भी ट्रेड करने में या हंट करने में वायलेशन माना जाता है, लेकिन इसकी जो पेनाल्टी है दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू दीज 2। आपका जो 5 होता है उसमें उन एनिमल्स को रखा जाता है विच कैन बी हंटेड, वर्मीन स्पीशीज़ बोलते हैं इनको। और आपका जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट 6 जो है वो आपका उन प्लांट्स के बारे में बात करता है दैट आर फॉरबिडन फॉर कल्टीवेशन। तो बस आपका 6 जो है वो प्लांट से रिलेटेड बात करता है। 2 में आपका बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, 3 और 4 में भी आपका प्रोटेक्शन है बट आपका पेनाल्टी कम है, एंड 5 जो है आपका हंट किया जा सकता है, एंड 6 उन प्लांट्स को रेगुलेट करता है जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते। मिसलीनियस में देखते हैं हम एक न्यूज़, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो मिला है। ये किंग ऑफ भूटान ने इनको दिया है, ये ऑनरी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उस कंट्री का। तो कंट्री के नेशनल डे में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो दिया गया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी को लीजियन ऑफ द मेरिट ये यूएस गवर्नमेंट ने दिया था। रशिया ने उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दिया हुआ है, और यूएई ने उनको ऑर्डर ऑफ ज़ईद दिया हुआ है। तो लीजियन ऑफ मेरिट यूएस, सेंट एंड्रयू रशिया, एंड ऑर्डर ऑफ ज़ईद आपका यूएई हो, ठीक है। फिर मालदीव्स ने भी उनको निशान इजुद्दीन, ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल, ये भी हाईएस्ट ऑनर होता है जो फॉरेन डिग्नेटरीज को दिया जाता है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनाइसेंस, ये बहरीन से मिला हुआ है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड पैलेस्टीन से मिला गया, एंड ही हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद जो उनको सऊदी अरेबिया से मिला है। एंड लास्ट स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपका अफ़गानिस्तान का। तो ये इतने सारे जो सिविलियन अवार्ड है हाईएस्ट बहुत सारे कंट्रीज़ का, ये श्री नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कन्फर किया गया है। एंड ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो भूटान की ये सबसे लेटेस्ट जो लिस्ट में ऐड हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा काला नमक राइस से रिलेटेड है। ये राइस जो है अभी करंटली एक्सपोर्ट होता है सिंगापुर, नेपाल ऐसे कंट्री में। ये हमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, जो ई मार्केट प्लेसेस होती है यहाँ पे भी मिल सकता है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सेंटेड राइस है इंडिया का, या इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिल सका है। इसका नाम है काला नमक, मतलब ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। ये राइस जो है बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम से कल्टीवेशन हो रहा है। आपका कपिलावस्तु जो आपका एक महाजनपदाज एरिया ईस्टर्न यूपी का एरिया है, यहाँ पे यूपी वाला जो मेनली एरिया है यहाँ पे, ठीक है। दिस राइस हैज़ ऑल्सो फीचर्ड ऑन द बुक स्पेशलिटी राइसेस ऑफ द वर्ल्ड, एफएओ की जो एक बुक है वहाँ पे भी ये राइस आपका इसके बारे में मेंशन किया है। बहुत रिच है ये आयरन एंड जिंक में, और ये प्रिवेंट करता है डिजीज़ बॉर्न आउट ऑफ आयरन एंड जिंक से डेफिशिएंसीज, क्योंकि इस राइस में खुद ही आयरन एंड जिंक काफ़ी ज़्यादा होती है,
ठीक है। अल्जाइमर से भी ये प्रिवेंशन का काम करता है। इसमें 11% प्रोटीन है विच इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ कॉमन राइस वैरायटीज़। इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको शुगर फ्री बोलते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए सोसाइटीज़ में ये राइस काफ़ी हेल्प करेगा। काला नमक इस राइस का नाम है। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सीसीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सीसीआई एक्ट 2002 के द्वारा जीनोबॉट्स अफ्रीकन क्लाउड फ्रॉग से देख करके बनाया गया है, ठीक है। काला नमक बान आउल जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। काला नमक हिमालयन तेराई नेपाल ईस्टर्न यूपी, इसको जीआई टैग मिला गया। रमना काली टेम्पल ढाका की टेम्पल है एंड गॉडेस काली को डेडिकेटेड है और it is believed that they have been built during the Mughal period. तो every answer is correct, only the barn owl ये मैंने आपको बताया ये नेटिव है अमेरिकन की, इंडिया में ये लेस मिलती है और रिसेंटली ये आपकी बिहार में देखी गई है, इसलिए ये न्यूज़ में थी एंड बाकी एवरी आंसर इज करेक्ट। तो आई होप गाइज यू एंजॉय द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।